Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of Class 9. We start with section number 1, Events and Processes. In this section we start with chapter number 1. The name of the chapter is the French Revolution. On the page number 3. Now, on the morning of 14 July 1789. 14 July 1789 की मॉर्निंग की बात है. The city of Paris was in a state of alarm. जो पेरिस सिटी था वहाँ पर एक आतंक का माहौल था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. किंग ऐसा वहाँ पर लोग मान रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था कि वहाँ पर राजा आने वाला है अपनी ट्रूप्स यानी अपनी सेना को लेकर. रैमरस स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. और वहाँ पर ऐसी सुर्खियाँ आई, ऐसे लोगों का कहना था कि वो जो राजा वहाँ पर आने वाला है वो ओपन फायर कराने वाला है वहाँ के लोगों के ऊपर. सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia. अब लोगों ने जब सुना कि राजा वहाँ पर आने वाला है, हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, ओपन फायर करने वाला है, तो 7,000 मैन और वुमेन मिलकर टाउन हॉल के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ पर अपना पीपल मिलिटिया बनाया, यानी कि अपनी खुद की सेना उन्होंने खुद तैयार कर ली. They broke into a number of government buildings in search of arms. अब वो हथियार ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अब फाइनली वो चलते चलते कहाँ पहुँच गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जहाँ पर एक फोर्ट्रेस प्रिजन, यहाँ पर वो जेल थी, बस्टाइल की जेल. बस्टाइल की जेल के अंदर जाकर के उन्होंने वहाँ पर धमाका किया, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, क्योंकि उन्हें ऐसा पता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आर्म्स अवेलेबल है. तो हथियार पाने के लिए, आर्म्स पाने के लिए उन्होंने उस जेल के ऊपर अटैक किया. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. अब जब वहाँ पर जाके उन्होंने अटैक किया, लड़ाई झगड़े की, लड़ाई की, तो वहाँ का जो कमांडर था वो उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया, और जो प्रिजनर्स थे उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जबकि प्रिजनर्स सिर्फ कितने थे, 7, उनको वहाँ से रिहा कर दिया. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अब बेस्टाइल से सब लोग हेट करते थे, सब लोगों को नफरत थी उस जेल से, क्योंकि वही जो जेल थी वो सबसे बड़ी पावर थी वहाँ के राजा की, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसी के ऊपर अटैक किया. द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनिर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. अब उन्होंने उस किले को उस जेल को तोड़ दिया. उस जेल को तोड़ने के बाद में वहाँ का जो सामान था, जो भी चीज़ें उनको वहाँ से मिली, वो ले जा कर के उन्होंने मार्केट के अंदर सेल कर दी. उनको सेल करी जो इस क्रांति को, जो इस रिवॉल्यूशन को एक याद बना करके रखना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने वो प्रोडक्ट्स वहाँ के सेल कर दिए. द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. अब ये जो दिन थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था पेरिस और वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. ज़्यादातर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जो ब्रेड की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी थी, वहाँ की सरकार ने ब्रेड की जो मेनली कंजप्शन के अंदर काम में आती थी सभी लोगों के, तो उसकी प्राइस जब बढ़ा दी थी लोगों का गुस्सा और ज़्यादा फूट पड़ा. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it is as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. अब जो हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने इस टाइम के बारे में लिखा तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो समय शुरू हुआ था ये सिर्फ क्या थी, रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी. और शुरुआत कैसे की, उन्होंने वहाँ पर जो राजा था उस राजा को मार दिया उन्होंने. वो जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे उनको भी ऐसा नहीं पता था कि राजा की उनके हाथों मृत्यु हो जाएगी, राजा को वो मार देंगे. Now come to the first section of this chapter, that is on page number 4, French society during the late 18th century. अब 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे. इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. 1774 के अंदर लुइस 16 को बर्बन फैमिली का राजा बनाया गया और उसको राजगद्दी के ऊपर बैठाया गया. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette.
अब 20 ईयर्स की एज में ही उसकी शादी कर दी गई और एक ऑस्ट्रियन की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ उसकी शादी कर दी गई। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब जब वो राजगद्दी के ऊपर आया, पूरा एम्पायर उसके हाथ में आ गया, तो उसको क्या पता चलता है कि उसका जो एम्पायर है, उसका जो राजकोष जो है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है, कोई पैसे उनके पास में नहीं हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब इतने सालों से जो फ्रांस के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो वॉर दूसरी कंट्रीज़ के साथ में वो कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा फाइनेंशियल रिसोर्स क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइली। अब क्या हुआ, ज़्यादा, लेकिन फिर भी पैसे नहीं होने के बाद भी, राजकोष नहीं होने के बाद भी उनको उनका जो पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल, उसको मेंटेन करके रखने में, अपना रुतबा मेंटेन करके रखने के लिए उनको पैसे तो चाहिए थे। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब लुइस 16 के काल की ही बात हो रही है, जब उनका रूलिंग था, तो उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रीडम दिलाई थी। किससे? जिसका एक ही दुश्मन था, ब्रिटेन। पूरी 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से उन्होंने इंडिपेंडेंट कराया था। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिबरीज टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिबरीज। अब ये जो युद्ध उन्होंने किए थे, जो वॉर उन्होंने किए थे, उसकी वजह से 1 बिलियन लिबरीज का उनके ऊपर क्या हो गया था, डेप्थ यानी कि कर्जा हो गया था, जबकि ऑलरेडी 2 बिलियन लिबरीज का कर्जा उनके पास पहले से ही चल रहा था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो लैंडर्स, जो पैसे उनको, जो स्टेट उनको पहले पैसे उनसे लिया करते थे, वही उन पे अब 10% चार्ज करके लोन उनको दिया करते थे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. तो फ्रेंच गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट भरने के अंदर ही अपना पूरा बजट, जो भी उनका बजट इंक्रीज होता था, वो उनका सिर्फ इंटरेस्ट देने के अंदर ही पूरा पैसा चला जाता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices and university, the state was forced to increase taxes. अब उनको अपने आर्मी को मेंटेन करके रखना था, अपनी कोर्ट चलानी थी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें उनको चलाने के लिए क्या चाहिए थे, एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से उनको फोर्सफुली टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। अब फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सी एट द फिगर 2, नंबर 1 is clergy, number 2 nobility, number 3 big businessmen, merchant, court officials, lawyers, etc., peasants and artisans, small peasant, landless labor and servants. Now this figure 2 shows how the system of estate in French society was organized, कि कैसे उन्होंने estate का पूरा, इसकी हमारे state का क्या picture है, ये उन्होंने पूरा organize किया। Peasants made up about 90% of the population. पीजेंट्स का जो था, सिर्फ 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। सिर्फ, लेकिन उनकी खुद की जो ज़मीनें थी, जो वो लैंड ओनर्स थे, वो बहुत छोटे पार्ट, बहुत कम पार्ट जो था उस कंट्री का, उसके लैंड ओनर्स थे वो। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। 60%, 100 में से 60% जो लैंड थी वो सिर्फ किसकी थी, नोबल्स की, चर्च की, और जो रिच पीपल थे थर्ड स्टेट के अंदर जो रिच पर्सन्स थे, बिग बिजनेसमैन, जो मर्चेंट्स जो थे, तो उन लोगों के पास सिर्फ 60% एरिया था उस कंट्री का। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब क्लर्गी और नोबिलिटी की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट टू एस्टेट थे, उनको अलग प्रिविलेज, अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे बड़ा जो उनका प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, वो ये था कि उनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स पेइंग के अंदर उनको बिल्कुल अलग रखा गया था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब जो ड्यूज जो भरे जाते थे, वो किससे भरे जाते थे, पीजेंट से, उन्हीं से लिया जाता था। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज फील्ड एंड इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड।
अब सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स जो लिया जाता था वो पीजेंट से लिया जाता था। लॉर्ड की सर्विस कराना, जो चर्च के जो पीजेंट्स जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे उनकी सर्विस कराना, उनके काम करना। टू वर्क, अपने खुद के करके काम करते थे वो, फील्ड के अंदर वो लोग अपना कल्टीवेशन का काम करते थे। आर्मी, एज आ आर्मी वो वहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ करते थे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स वगैरह बनाने का काम भी कौन करता था? पीजेंट्स करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस लाइक thieves फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्लर्की और नोबिलिटी को बिल्कुल एग्जाम कर दिया था कि आप टैक्स नहीं भरेंगे, तो टैक्स भरने का पूरा प्रेशर किसके ऊपर आ गया? थर्ड स्टेट के अंदर। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्स पे किया करते थे और जो टैक्स उनके ऊपर लगाया जाता था, जैसे चर्च भी उनके ऊपर टैक्स लगाता था, चर्च भी उनसे फीस लेता था, उस टैक्स का नाम क्या था? तिथीस। These included a direct tax called tithe and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. अब जो तिथीस था वो तो चर्च ने लगा दिया था पीजेंट्स के ऊपर, एक दूसरा डायरेक्ट टैक्स और लगा दिया गया उनके ऊपर जिसका नाम क्या था? टाइल। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनके ऊपर लगाए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको के ऊपर उनसे टैक्स वसूला जाता था क्योंकि ये चीज़ें डेली कंजप्शन के काम में आती थी। तो गवर्नमेंट क्या सोचती थी कि डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं, हर आदमी इनको परचेज करता है तो सब लोग वहाँ पर टैक्स देंगे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। सिर्फ जो पूरा बर्डन था टैक्स पेइंग का वो किसके ऊपर आ गया था? थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया था, दैट इज बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट हो गई यहाँ पे? पीजेंट्स के लिए और स्मॉल पीजेंट्स के लिए। क्लियर टू यू?